जय श्री राम सभी को। जैसा कि मेरा नाम सचिन कुमार कचेर है और इससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं आदरणीय मैम स्वर्गीय उत्तरा वर्मा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, है ना, जो कि हमारी समाज सेविका थी, जो कि सीधी जिला मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी। तो मेरा नाम सचिन कुमार कचेर है और मैं ग्राम करकटी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से हूँ। जैसा कि मैं अपने नाना नानी जी के यहाँ पे रह के मेरी परवरिश हुई है ना, तो मैं अपने नाना जी का नाम बता दूं। मेरे नाना जी का नाम श्री स्वर्गीय राम गरीब कचेर जी है और मेरी नानी का नाम श्रीमती मीरा कचेर जी है और मेरे मामा जी का नाम रवि कचेर है और उनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती नीतू कचेर और उनके 3 बच्चे हैं। और मेरे दादाजी का नाम श्री श्यामलाल कचेर है ना, जो कि मैं नाना जी के यहाँ रहता हूँ और दादाजी खैरा में रहते हैं। जो मेरा पुश्तैनी घर है खैरा में है और मेरे जो नानी जी घर करकटी में है। और मेरी 2 मौसी है। बड़ी मौसी का नाम लक्ष्मी कचेर है और सबसे छोटी वाली मौसी का नाम रजनी कचेर है, जो कि राजस्थान डीग जिला में नगर पे है। तो मैं अपनी शिक्षा के बारे में बता दूं कि मेरी शिक्षा 10th क्लास की जो है कि गांव से हुई है, गवर्नमेंट हाई स्कूल करकटी से हुई है। और 12th क्लास की जो शिक्षा है मेरी वो बुढ़ार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बुढ़ार से हुई है। और मेरी माता क्या है कि जो पेशे से है वो आशा कार्यकर्ता, जो आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता रहती हैं आशा कार्यकर्ता वो हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, है ना, आप सबके बीच क्यों आया हूँ। तो इस परिदृश्य से मैं कुछ चंद लाइनों से बोलना चाहूँगा, जो कि मैंने लिख करके रखा हुआ है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई जिंदगी के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो मैं इस मोमेंट को एक बहुत ही सुदृढ़ तरीके से आगे ले जाना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग को सभी पता ही होगा कि पोस्टर के माध्यम से आप लोग को सभी पता चल ही गया है ना, कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं यदि सफल होता है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और उस प्लेटफॉर्म से वो अपने आप को विकसित करता है कहीं ना कहीं वो पब्लिक के द्वारा। और एक समाज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उस व्यक्ति को वो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो मैं शुरू करना चाहूँगा कि जब कोई बच्चा इस धरती पे जन्म लेता है, जब कोई बच्चा इस धरती पे जन्म लेता है तो जन्म लेते ही एक माता पिता का यह सपना होता है कि हमारा जो बच्चा है उसका भविष्य क्या होगा, है ना, ये बड़ा होकर के क्या बनेगा और इसकी परवरिश हम कैसे करें कि आगे चल करके ये कुछ अच्छा करे, है ना। क्योंकि आज के जनरेशन में एक माँ बाप का यही सपना होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, IAS IPS बने, है ना। तो ये चीज लेकर के हर एक माता पिता अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। और जैसा कि हर बच्चे की भविष्य की शुरुआत उसके पालन पोषण और शिक्षा से होती है। तो मैं बता दूं कि जैसे कि मेरा पालन पोषण और मेरी शिक्षा मेरे नाना जी के यहाँ ग्राम करकटी में रहकर हुई है, तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेरी शिक्षा हुई है, मैंने अपने शिक्षा के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि 10th मैंने गांव के स्कूल से पढ़ाई की है और 12th हायर सेकेंडरी स्कूल बुढ़ार से मैंने की है। जो मेरा BA और MA है वो मैंने शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुढ़ार से रह करके मैंने किया है ना। तो पढ़ाई लिखाई तो ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट आता है कि यदि पढ़ाई लिखाई तो आप कर रहे हो बट एक उद्देश्य होता है ना, एक उद्देश्य होता है कि यार आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, है ना, आप किस लिए कर रहे हो, आप पढ़ाई करके करना क्या चाहते हो। तो जैसा कि हर विद्यार्थी का यह सपना होता है कि हम पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी करें, ठीक, पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी करें। ठीक उसी प्रकार मेरा भी एक सपना था कि मैं भी पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा बनूं, है ना, जो कि मुझे भी अच्छा लगे और मेरे परिवार और मेरे समाज को भी अच्छा लगे कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। तो मेरा भी एक ड्रीम था
कि क्या होता है कि उस ड्रीम को अगर व्यक्ति अचीव करना चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको एक प्लान बनाना पड़ता है, एक योजना बनाना पड़ता है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नाना जी के यहाँ रह करके मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरी परवरिश हुई है। तो जब मैं 7th और 8th क्लास में था तो मेरे नाना जी हमेशा कॉलरी जाया करते थे बाइक से, दामनी कॉलरी माइंस में। तो मैं उनसे हमेशा पूछा करता था कि नाना जी आप कॉलरी क्यों जाते हो, है ना, वहाँ पे क्या होता है ना। तो वो बताते हैं कि वहाँ पे हमको काम करना पड़ता है और हमको वहाँ से पैसे मिलते हैं। जब उनकी मंथली पैसे अर्निंग आती थी तो मैं बोला 70-80 हज़ार रुपये भाई कैसे आप कमा सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि नाना जी इसमें मतलब कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, और कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरे नाना जी ने कहा कि आपको माइनिंग करनी पड़ेगी। अब मैंने कहा कि माइनिंग तो करनी पड़ेगी, है ना, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने हमेशा नाना जी को यही चीज बोलता था कि मुझे भी माइनिंग में जाना है ना, मैं भी 10th के बाद माइनिंग करूंगा। लेकिन वो क्या चीज होता है ना कि किस्मत जो होती है और जो विधाता लिख करके आता है वही आपके लाइफ में होता है। तो ठीक उसी प्रकार मेरे साथ हुआ। जब मैं 9th क्लास में था, तो हुआ ये कि मेरे स्कूल में डीएम सर का आगमन हुआ, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि शेड्यूल कलेक्टर डॉक्टर IAS अशोक भार्गव जी थे, है ना। तो उनका आगमन हुआ और मैं उस समय 9th क्लास में था। आपको पता ही होगा कि जो बच्चा 9th क्लास में होता है, 8वीं पढ़ करके 9th क्लास में आता है, तो उसकी जो मेंटालिटी होती है वो कैसे होती है ना। क्योंकि आज के जनरेशन में जो 9th क्लास के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं खिलौने खेलता है या फिर कहीं घूमने जाता है या फिर उसका जो वर्चस्व रहता है वो चीज करता है वो। तो 9th क्लास में आपको पता है कि मेरी भी मेंटालिटी कुछ ऐसी थी कि किसी नई चीज को देख करके शौक हो जाना था। तो डीएम सर का आगमन हुआ मेरे स्कूल में और जब वो आए हमारे स्कूल में तो हमारे जो कॉलेज स्कूल के जो प्रिंसिपल थे और जो टीचर्स थे तो उनके आगे पीछे घूम रहे थे कि यार कहीं भी मतलब जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे जी सर कर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है ना। हमारे स्कूल में तो सबसे बड़ा अधिकारी तो प्रिंसिपल ही होता है ना। अगर यदि कोई बच्चा है, अगर प्रिंसिपल आ गया तो हर एक क्लास को उठना पड़ता है, हर एक बच्चे को उठना पड़ता है। इवन यहाँ कोई टीचर भी यदि है तो वो भी उठता है। तो मैं बोला ये नीली बत्ती में हूटर लगा के हुई हुई करके कौन आ गया, है ना। सारा चीज मैं देखते जा रहा था। 9th क्लास थी उस समय, है ना, मेरी 9th क्लास थी और सारा चीज मैं देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, पूछा जाएगा किसी से। और जब कलेक्टर साहब चले गए तो मैंने अपने टीचर से पूछा जो कि हिंदी के टीचर थे, है ना, गौतम सर से। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये कौन व्यक्ति है जो कि इतनी गाड़ी में नीली बत्ती में जैसे ही कार से उतरे और ये आगे जब जा रहे थे तो हमारे प्रिंसिपल जैसे सभी लोग डरते हैं तो उनके पीछे पीछे जी सर करके जा रहे थे। तो मैंने उनसे वो कहें कि ये कलेक्टर होता है। मैंने बोला सर कलेक्टर तो होता है लेकिन कलेक्टर मतलब कुछ भी? बोला हाँ कुछ भी, ये एक जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, मतलब इससे बड़ा कोई भी अधिकारी नहीं होता। तो मैं बोला सर एक बात बताइए कि कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर ने हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि अरे यार 9th क्लास तो पहले पढ़ लो, अभी तुमको 10 साल लगेंगे कलेक्टर बनने के लिए। मैं बोला सर कोई दिक्कत नहीं सर, अभी 9th क्लास में हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा फिर। और उसके लिए अच्छे परसेंटेज चाहिए, 90-95% होते हैं। तो मतलब ठीक कोई दिक्कत नहीं सर, हम पढ़ाई करेंगे। तो वहां से एक मेरी जो मेंटेलिटी है 9th क्लास से ही, क्योंकि एक आज की डेट में एक 5वीं क्लास का बच्चा भी ये चीज सोचता है कि मुझे कलेक्टर बनना है, बट एक्चुअल में क्या है, बस वो नाम से सुनता है कि वो कलेक्टर है, बट आगे क्या करना पड़ता है जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तब उसको समझ में आता है कि हाँ भाई कलेक्टर की पढ़ाई बहुत ही टफ होती है, मतलब पैर का पसीना सर पे ला देने वाला। तो मैं बोला चलो ठीक है, अब आई 10th की बारी। अब बात तो मैंने सर से कर दी कि हाँ सर मुझे करना है। अब उन्होंने कहा 10th में तुमको 90% लाना होगा तभी तुम कलेक्टर बन सकते हो। तो मैंने कहा जी सर। देखिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ये
एक व्यक्ति अर्श से लेकर फर्श से लेकर के अर्श तक कैसे पहुंचता है, मैंने एक स्टेप बताया, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे मैं 9th क्रॉस करके 9th मेरे परसेंटेज बने थे समथिंग, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, तो 49 के आसपास बने थे। मैंने 9th क्वालिफाई किया, 10th में गया। अब 10th क्लास में जैसे सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पढ़ा, पूरा साल बीता, है ना। रिजल्ट आया, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आया, तो उसमें 56% बने। अब सर मुझे बोलने लगे कि भाई तुम्हारा तो 56% है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। बहुत ख्वाब देखते थे। मैं बोला कोई नहीं सर। फिर क्या हुआ कि एक होता है ना कि आप जब 10th क्लास से बाहर किसी दूसरी जगह में पढ़ाई लिखाई करने जाते हो, जैसे कि मैंने बताया कि 10th क्लास मेरा गांव से हुआ है और 11th के लिए मैं एक नई जगह, एक नए माहौल पे जाने वाला था, है ना। 10th क्लास यानी 13-14 साल का बच्चा, है ना। अब जैसे कि आज मेरी एज 27 के आसपास है, 27 चल रही है, और मैं उस समय 14 साल का था, 14-15 साल का था। तो 11th पढ़ने के लिए मैं अपने बुढ़ार नगर, जो पास की हमारी जो सिटी है बुढ़ार, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बुढ़ार में मैं फर्स्ट टाइम गया। तो वहां पे मुझे जब मेरा 56% था, तो वहां के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक ही चीज कहा था, तुमको आर्ट के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, यदि तुम्हारा 60% होता तो हम तुमको बायो मैथ दे सकते थे। जबकि मेरे जितने भी फ्रेंड थे, मेरे क्लासमेट्स थे, सारे ने किसी बायो लिया, मैथ लिया, वो पढ़ाई लिखाई करके लिख रहे थे, और मैं आर्ट लेकर के। जब मैं आर्ट लिया और उसकी पढ़ाई कर रहा था, तो एक मोहल्ले से, एक स्कूल से एक हमको ये चीज मिलता कि यार आर्ट लेके पढ़ाई कर रहे हो, क्या करोगे आर्ट लेके पढ़ाई करके। मैं बोला हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं हम, है ना, आर्ट है। तो जो जैसे मैं पढ़ाई करते गया तो उन्होंने ये बताया कि कोई दिक्कत नहीं, आर्ट पढ़ाई कर रहे हो, है ना, उसके साथ साथ डिप्लोमा कर लो आप। जब आप 12th पढ़ाई करो, डिप्लोमा कर लेना, आपका 11th 12th वैसे ही हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही पढ़ाई करते गया। तो क्या होता है, फिर जैसे 11th में पासिंग मार्क्स वैसे ही आए करीब 45 के आसपास, और 12th में 58 आए। तो मैं ऐसे पढ़ाई करते गया। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है ना, फिर भी आप लोग के स्नेह और प्रेम से मैं आपके सामने आ पा रहा हूं, है ना। करीब 10 दिन हो गए मेरी तबीयत खराब हुई। फिर हुआ ये कि 12th पास करने के बाद एक बहुत ही अहम हिस्सा आता है कॉलेज लेवल का। एक एक्साइटमेंट होता है 11th 12th पढ़ने के बाद, एक सभी बच्चों का एक्साइटमेंट होता है कि हम कॉलेज जाएंगे। कोई बीएससी किया, कोई बीकॉम किया, कोई बीए किया, ये सारा चीज का रहता है, ठीक। तो मैं भी आर्ट में था, तो मेरे पास आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं था कि मैं बीएससी करूं, कि बीकॉम करूं, कि बीटेक करूं, कि बीई करूं, एंड नॉट एट ऑल, मेरे पास कोई भी रास्ता ऐसा नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब किया जाए, बीए के अलावा आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। फिर मैं सोचा बीए ही किया जाए, है ना। लेकिन फिर किसी ने बताया, एक सेकंड पानी पीने थोड़ा। किसी ने बताया कि मैंने सभी दोस्तों से यही बोलता था हमेशा कि मुझे कलेक्टर बनना है। तो बोलते हैं कि यार कलेक्टर में तो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े घर के लोग होते हैं। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मेरे नाना जी हैं, मेरे नाना जी कॉलरी करते हैं, है ना, वो सब संभाल लेंगे। बोला ठीक है, क्योंकि है ना मैं नाना जी को मुझे पता था कि वो कॉलरी करते हैं, और मैं उस समय अपने घर का इकलौता अपने नाना जी का नाती था। उस समय मेरे मामा जी के जो बच्चे लोग हैं वो नहीं थे, छोटे छोटे थे, तो उनके स्कूल जाना नहीं होता, और पढ़ाई लिखाई का जो पैसा खर्च होता था मेरे नाना जी ही एक्सपेंड करते थे वो, है ना। तो हुआ ये कि मैंने बीए स्टार्ट किया, और फिर बीए स्टार्ट करने के बाद थोड़ा ये था, उस समय 2000 15-16 में मैंने 12th कंप्लीट किया, और जैसे ही 16 में आने वाला था तो उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो मैंने 16 और 17 ड्रॉप आउट करके 18 से मैंने स्टार्ट किया अपना ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, मैंने बीए किया। जो हम हर बच्चे का एक सपना होता है कि कॉलेज जाएंगे, मस्ती करेंगे, है ना, हमारा जो एक होता है ना कि जलवा रहता है, उस प्रकार का रहता है। ऐसा नहीं था, है ना। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि यार
मेरे में कुछ तो कमी आ रही है, मैं कुछ कमी मतलब कुछ चीज छोड़ रहा हूँ। फिर बाद में मुझे पता चला कि हाँ, 9th क्लास में कलेक्टर जी आए थे और मेरा एक सपना था कि मुझे वो करना है, बट करना कैसे है वो मुझे आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है। फिर हुआ ये कि कॉलेज में आप तो प्रोफेसर रहते हैं, कोई टीचर रहता है नहीं, तो एक प्रोफेसर है ना, मैं गर्व से नाम उनका लेना चाहूंगा, डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय जी, जो कि उनके बदौलत कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं आज हूँ, है ना। और मैं अपनी माँ को भी ये बोलना चाहूंगा कि उनके बदौलत मैं हूँ, है ना। मैं इसकी बात फिर आगे करूंगा। फिर क्या हुआ कि नहीं कुछ तो है, मैंने 18, 19 और 20, 21 से मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो हुआ ये कि बीच में 2021 में सब अच्छा चल रहा था। एक होता है ना, मैं ऑल टू ऑल डिपेंड मैं अपने नाना जी के ऊपर था, है ना। मेरे नाना जी मतलब हर एक चीज का खर्चा, मेरे कपड़े लत्ते से लेकर के, खाने पीने से लेकर के, कॉपी किताब से लेकर के, इवन मेरे ट्रीटमेंट तक से लेकर के सारा का सारा खर्चा वही उठाते थे। तो एक बच्चा होता है ना कि चलो एक आस है कि हमारे माता पिता हैं, हमारे नाना जी हैं, तो मुझे मेरे नाना जी ने मुझे पाला, तो वो मेरे लिए एक आस थी, है ना, कि हाँ वो है तो मैं हूं, है ना। लेकिन आप खुद सोचो कि अचानक से जिसको आप ज्यादा मान रहे हो, है ना, जिसपे आप पूरा 100% निर्भर हो, और फिर वही इंसान आपके बीच में ना रहे तो कैसा आपको रहेगा। ठीक उसी प्रकार जिस समय लॉकडाउन लगा 2020 करीब 23 से 23 मार्च को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो एक होता है कि सारा चीज बंद, पूरी दुनिया, तो आपको सभी को पता ही है कि दुनिया पूरा बंद हो चुकी थी, है ना। ऐसा लग रहा था कि पूरा मान लीजिए खत्म, है ना। तो ऐसा धीरे धीरे चला था, लॉकडाउन हुआ, फिर खुला, फिर ठीक 2020 नवंबर में, है ना, मेरा ग्रेजुएशन का मतलब लॉकडाउन लगने के बाद फिर मेरा फाइनल ईयर का चल रहा था कि हाँ मुझे फाइनल ईयर पे करना है और कंप्लीट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो मैं ये कहीं ना कहीं फॉर्म भर सकता हूँ किसी चीज का। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई, है ना, तो मैं ये नहीं कभी किसी के साथ ये नहीं सोचूंगा कि हो, है ना, कि कोई इंसान संघर्ष कर रहा है, कोई बच्चा बहुत ही संघर्ष कर रहा है और उसके सर से किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ उठ जाए, है ना, जिसकी पालन पोषण और खान पीन में उसकी देन हो। तो हुआ ऐसे कि नवंबर दिसंबर में सर मेरे नाना जी की बहुत भयंकर तबीयत खराब हुई, तो उनको टॉन्सिल वगैरह हुआ। पूरा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी पूरा ट्रीटमेंट चला, सारे के सारे हॉस्पिटल में दिखाया गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितने भी किम्स, अपोलो, राणा हॉस्पिटल, सारी चीज में दिखाया गया। और अंत में यही हुआ कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में, है ना, 10 तारीख मैं पढ़ाई कर रहा था करीब 4 बजे के बीच, हाँ 4 बजे रहते मैं पढ़ रहा था। और उसी बीच मेरे मोबाइल में फोन आया, मेरे बड़े पिताजी का फोन आया कि नानी जी से मेरी मामी जी से बात कराओ। तो वहां पे ऐसा हुआ कि मैंने बात कराया, मैंने बताइए कि क्या हुआ, नाना जी ठीक है, क्या है, कैसे हैं। तो बोला कुछ नहीं हुआ है, नानी जी मामी से बात कराइए। तो मैंने मामी को फोन दिया, फिर जाके सो गया। फिर हुआ ये, मेरी मामी रोती रोती आई, मुझे एकदम जैसे मामी रोई, तुम अब एक होता है ना कि क्या होगा, क्योंकि मैं जब से मेरे नाना जी हॉस्पिटल में भर्ती थे तो मेरा जो मन था ना कि बहुत ही विचलित था कि करूंगा, अगर उनको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। भगवान से यही प्रे करता रह गया कि हे प्रभु ऐसा मत करना, है ना, कि किसी की झोली से कुछ छीन ले जाना। तो मेरी मामी जी ने बताया कि ऐसा हो गया है। तो वो चीज सुनते जैसा उन्होंने कहा कि पापा नहीं रहेगा, तो वहां से एक होता है ना कि उम्मीद, मैंने जो सपने देखे थे, मैंने जो चीज सोच के रखा था, मुझे जो चीज करना था, वो पल भर में विद इन सेकेंड सारा का सारा चीज वो हटके रह गया। अब मैं इस चीज सोचूं कि करूं तो करूं क्या मैं, है ना, मेरा मतलब ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, है ना। ये खबर सुनते ही अब ये सारा चीज हो गया, है ना, सारा चीज हुआ, आया ना, सारा चीज करने के बाद फिर बाद में एक इंसान की एक आशा ही रह जाती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो सबसे ज्यादा दुख उसी इंसान को होता है जो उसके करीब होता है, जैसे मुझे था, क्योंकि मुझे उन्होंने बचपन से पाला था, है ना। तो एक सपना सा टूट गया,
कि नहीं अब मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, है ना, अब पढ़ाई लिखाई करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, अब मैं भी ऐसे कुछ काम वगैरह करूंगा। लेकिन क्या होता है कि लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट कब आ जाए वो आपको पता नहीं, है ना। लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आ जाए आपको पता नहीं। हुआ बीच में ये कि सपना तो था, 9th क्लास से एक सपना था कि हाँ मुझे सिविल सर्विस में जाना, चाहे कैसे जाना, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया। मेरे पास कोई भी एक ऐसा विचार नहीं था कि शुरुआत कैसी करनी है। यूट्यूब में हमेशा जैसे आता था कोई टॉपर्स की, इस साल ने इस व्यक्ति ने टॉप किया, इस लड़के ने यूपीएससी टॉप किया, मैं हर साल ये देखता था, वीडियो वगैरह देखता था, है ना। फिर बाद में करीब 2021 के जुलाई के आसपास मैं शहडोल कलेक्ट्रेट गया। वहां पे मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो कि मुझे इस चीज के बारे में सारे के सारे नॉलेज दिया कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, अब दिल्ली जाना पड़ेगा। और मैं जब बोला दिल्ली जाना पड़ेगा तो मैं बोला यार दिल्ली जाना पड़ेगा, तो वहां बोला कैसे जाएंगे, वहां तो खर्चा लगेगा। फिर किसी ने बताया कि 3-4 लाख रुपए रहते हैं। तो वहां पे मैं एकदम ऐसे मुंह लटका करके सीधा आ गया घर। मैं बोला 3-4 लाख रुपए, काश नाना जी मेरे होते तो कहीं ना कहीं वो मुझे बोलते कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, है ना, पढ़ लो, बट मैं अब किससे मांगू। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी माता जी आशा कार्यकर्ता है, और आपको ये सारा चीज पता ही होगा कि आशा कार्यकर्ताओं सैलरी नहीं है ना। सिर्फ जीवन यापन का एक सोर्स था और ऐसा कोई ख्वाहिश थी नहीं कि उससे पूरी की जा सके। तो ऐसे ही चलता रहा। तो फिर क्या होता है कि मैं बोला यार अब किसी सारे क्यों जिए। अगर हम ये बताइए कि अगर हम पैदा हुए हैं तो क्या हम पड़ोसियों को लेकर के आए हैं, रिश्तेदारों को लेकर के आए हैं? नहीं ना। यदि मैं इस धरती में जन्म लिया हूं तो मैं अकेला आया हूं, है ना। क्योंकि मुझे किसी एक अंकल जी, एक साधु ही मान लीजिए, उन्होंने कहा था कि आप इस धरती में अकेले आए हो, आपकी करनी धरनी इसी धरती में है। तो मैं बोला कि अब छोड़ा जाए, है ना, जो हुआ देखा जाएगा। अब मुझे क्या करना है वो मैं देखूंगा। तो मैंने जो सोर्स होते हैं, मैंने यूट्यूब, मेरे पास फोन नहीं था उस समय जब नानी जी एक्सपायर, तो उस 2021 के टाइम पे मेरे पास फोन नहीं था। फिर मैंने एक काम किया, अब लॉकडाउन तो था ही, मैंने शॉप पे काम किया, है ना। बुढ़ार पे बहुत सारी शॉप है, मैं 4000 महीना काम किया, 2-3-4 महीने काम करके एक छोटा सा फोन लिया। फिर जब मेरे पास फोन आया तो मैंने सोचा कि अब तो कुछ हो सकता है। तो वही करीब नवंबर का महीना था, नवंबर 2021 का महीना था। तो मैंने फोन पे देखा कि यूट्यूब हाउ यूपीएससी कैसे क्वालिफाई किया जाता है। तो उसमें बताया गया कि ये सारी बुक्स होती हैं, ये सारा चीज पढ़ना पड़ता है, ये सारे सोर्स होते हैं। और मैं जब बुक की लिस्ट बनाया और फिर उसकी जो प्राइस होती है, प्राइस पे क्लिक किया तो मैंने देखा कि यार कम से कम 10-15 हजार रुपए हो रहे, अब मैं ये कहाँ से पाऊं। तो वहां पे यूट्यूब में मैंने ये भी सीखा कि आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, बट आपके पास सोर्स होने चाहिए, है ना। सोर्स होने चाहिए, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि मैं बुक्स कहाँ से पाऊं, क्योंकि हमारे जो नजदीकी बुढ़ार शहडोल है में है तो यहाँ पे सिविल सर्विस की बुक अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम भी करूंगा, पढ़ाई भी करूंगा और धीरे धीरे बुक्स भी लेते आऊंगा। तो मैं क्या बोलते हैं शॉप पे काम करता था, वहां पे मेरी जो इनकम होती, मैं 3-4 महीने लगभग काम किया, है ना। तो वहां से मुझे जो पैसे आए मेरे पास, और मैंने सारा बुक लिया, है ना। फिर एक चीज होता है कि मैंने जब उसमें यूपीएससी में मैंने देखा कि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के लिए आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। अब कोचिंग करनी पड़ेगी तो उस कोचिंग की जो फीस थी करीब 40,000 के आसपास थी। मैं बोला मैं कहाँ से पाऊँ 40,000 के आसपास। और उस समय क्या था कि नोटिफिकेशन आ गया था। अब मैं करीब 2-3 महीने स्टडी की। मैं बोला कि एग्जाम फॉर्म भर के देखता हूँ क्या कैसे आता है। तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट था। वो मैंने मैंने दिया। और जैसा कि सभी के साथ होता है कि आप मुंह उठा के चले जाओ, है ना, और कुछ बोलो तो आता नहीं है आपसे, वही हाल था मेरा। तो ऐसे मेरा पहला अटेम्प्ट तो ऐसे ही चला गया। मैं बोला ये तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हुआ कि 2022-23 के ड्यूरेशन में शहडोल जिले कलेक्टर सत्येंद्र सिंह थे, ना। तो मैंने उनके पास गया, सारा चीज मैंने बताया। तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कहा कि हम बुक्स
कुछ ना कुछ अरेंज करा देंगे। तो उन्होंने मुझे 2-3-4 बुक्स अरेंज कराई, है ना, और मैं वो लेकर के आ गया। अब बाकी जो सोर्स था कि मैं हिंदी साहित्य जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैं उसकी तैयारी कैसे करूं, तो उसके लिए मैं 6 महीने बाहर गया, है ना, अपने घर से, अपने गांव से, अपनी माँ से दूर बाहर गया, काम किया 5-6 महीने, करीब पैसे जुटाए और लेकर के मैंने सारा फीस दिया। करीब अगस्त 2022 की बात है, वो सारी चीज मेरे पास था, अगस्त 2022। उस समय से लेकर के, और उसी टाइम मेरा बीए बस था, और सॉरी मेरा पीजी भी एक कंप्लीट हो गया था। मैं सेकंड पीजी मैं सोचा कि हिंदी साहित्य है, मैं उससे कर लूं, तो कहीं ना कहीं मुझे एक बैक सपोर्ट मिलेगा, तो मैं उससे पढ़ाई लिखाई कर सकता हूं। तो मैंने उसी टाइम फिर मैंने एडमिशन लिया अपने पीजी के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, और मेरे फिर जो पढ़ाई है 2023 से कंटिन्यू स्टार्ट हो गई, करीब दिसंबर से। बाकी पढ़ाई करता था, जो नोट्स होते हैं धीरे धीरे उस समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो सारा चीज पढ़ाई करता था। मतलब ऐसा था कि यदि मुझे पढ़ाई करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई किया, है ना। घर के प्रॉब्लम्स भी देखने पड़ते थे, कभी कभी ऐसा था कि मम्मी की सैलरी नहीं आती थी, तो खाने का तो ऐसा था कि खाओ चाहे ना खाओ, बट मेरा एक एम था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूखे पेट ही सोना पड़े, बट मैं तो पढ़ूंगा। मेरी मम्मी मेरे को हमेशा बोलती थी कि खा लो, है ना, ये फिर कुछ खा लो तभी जाके पढ़ाई करना, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप जब पढ़ाई लिखाई करते हो, आप कुछ चीज बनना चाहते हो, आपका जो ड्रीम है वो बहुत बड़ा है ना, तो आपके पास संघर्ष बहुत आएंगे, है ना। और वो संघर्ष मेरे साथ था, है ना, कि मैं बार बार ये चीज सोच रहा था कि काश मेरे नाना जी होते तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करते, है ना, और काश वो होते। तो ऐसे ही, है ना, ये सोच करके मेरे दिन में बीतते थे। लेकिन सबसे बड़ा आपको चाहे तीर भी एक चोट लग जाए, है ना, फिर भी आपका एक गोल होता है ना, कि मुझे करना है। अब खाली सिर्फ मेरे पास बुक्स थे और ऑनलाइन स्टडी थी, तो मैंने इसी सोचा कि दुनिया को एक बात है ना, सभी लोग जानते होंगे कि जो दुनिया का सबसे तीरंदाज है अर्जुन को कहा जाता है, बट मेरे अकॉर्डिंग एकलव्य को कहा जाए, है ना, क्योंकि उसने अपने गुरु की प्रतिमा बना करके, है ना, उनके सामने ही अभ्यास किया, और क्या बोलते हैं, गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा ले लिया गया कि ताकि वो धनुर्धर ना रहे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एकलव्य ही विश्व का धनुर्धर है। फिर मैंने वैसे ही सोचा, मैंने भी अपना जो ड्रीम आइडल है ना, कि जो अभी मैंने सामने पूरा चिपका के रखा हुआ है, इनको देख करके मैं आगे बढ़ूंगा, आगे मुझे करना है। तो मेरी जो स्टडी धीरे धीरे चलती गई, है ना। और मैं घूमता भी था, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई जैसे मेरी होती थी, और थोड़ा मैं गांव घूमा, कोई इधर गया, कहीं बाहर गया, कॉलेज भी जाना होता था। मैं अपने कॉलेज में लाइब्रेरी में स्टडी करता था, लेकिन लोगों को ये पता रहता था कि यार लड़का घूम रहा है, कर क्या रहा है, निकम्मा समझते थे मेरे को। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, जिनको जो समझना है बोलने दो, है ना। तो ये सारा चीज ऐसा चलता गया। और फिर जब 2024 का नोटिफिकेशन आया उसका, है ना, तो मैं बोला कि अब इस बार तो भरूंगा, है ना, पढ़ाई मेरी अच्छी है, मेरी तगड़ी है, तो मैं भर दूंगा, है ना। लेकिन वो भरने से पहले मैंने एक चीज सोचा, है ना, कि यदि मैं फॉर्म भर रहा हूं, तो ये फॉर्म भरने के बाद मैं किसी पे निर्भर नहीं रहूंगा। कि जिस प्रकार मेरे नाना जी थे, है ना, मैं उन पे निर्भर था कि नहीं सब कुछ तो यही है, ये है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जब भी कुछ करता हूँ, अपने काम के लिए आगे बढ़ता हूँ, तो बस ये चीज सोचता हूँ कि सब कुछ रहूंगा पर निर्भर नहीं रहूंगा, मैं किसी पे निर्भर नहीं रहूंगा। हाँ, कभी कभी ऐसे मेरी जरूरत होती है कि अभी कभी माँ से बोल दिया कि आप मुझे दे दो ये सारा चीज, है ना। अब नाना जी तो है नहीं, मेरी नानी भी, अब आपको पता है कि जब नाना जी ने तो नानी भी अनसपोर्टेबल है ना। तो ऐसे में जो कोई रिलेटिव्स थे, है ना, और जैसे कि मेरे मौसी जी रहती हैं राजस्थान में, तो उनसे मैंने कुछ हेल्प ली स्टडी के लिए, कि आप मुझे सारा चीज दो। तो मैंने एग्जाम दिया, और फरवरी 2024 में नोटिफिकेशन आया, मैंने फॉर्म भरा। उस समय मई में प्रीलिम्स हुआ, जून में हुआ 16 जून को, सितंबर में 20 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक मेंस हुआ। उसके बाद 9 तारीख को रिजल्ट आया। फिर रिजल्ट आने के बाद तो मेरा सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, है ना। 2 जनवरी 2025 को मेरी एग्जाम्स फिनिश हुए। और उस समय भी ऐसा हुआ था कि रिसेंटली मेरे गांव में एक शादी थी, है ना, रिश्ते में मामा जी लगते हैं, उनके लड़के की शादी थी। तो
मैं गया और मेरा फ़ोन था, वही जगलौता जो मैंने फ़ोन लिया था, और उनके शादी में गया और चार्ज में लगाया तो स्वाहा हो गया वो, है ना। अब वो भी ख़त्म। अब 4 दिसंबर को गया, मतलब मोबाइल मेरे पास बिल्कुल नहीं था उस समय। अब मुझे नहीं पता कि 9 तारीख को कब रिजल्ट आ गया, वो तो मेरे दोस्त ने बताया कि 9 तारीख को रिजल्ट आया, मैंने देखा। फिर एक होता है कि इंटरव्यू डेट आती है ना, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं मम्मी के फ़ोन से चेक कर देखता था। अब मुझे पता नहीं, 20 तारीख से मेरे एग्ज़ाम चलने आ गए, स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने अपने एग्ज़ाम पे फोकस किया। और उसी 20 दिसंबर 2024 को इंटरव्यू लिस्ट आ गई थी कि आपका 7 जनवरी 2025 को इंटरव्यू है। बट मुझे आइडिया नहीं था, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, है ना। और मैं लोगों के पास भी नहीं जाता था कि आप मुझे फ़ोन दे दो, है ना। तो ये सारा चीज़ है। तो 2 तारीख को हुआ। अब अचानक से, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा लगेगा। दिल्ली कोई छोटी जगह तो है नहीं कि आप 150 हज़ार 2,000 में हो जाएगा। कम से कम उस समय मुझे इंस्टेंट 10 से 15 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी, है ना। 10 से 15 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी। तो हुआ ये कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने आपको अभी अपने प्रोफेसर के बारे में बताया था कि ये प्रोफेसर हैं, है ना। तो उनसे मैंने कुछ मदद ली कि सर ऐसी बात है, और मेरे पास इंटरव्यू के लिए जो एक यूनिफॉर्म होता है ना, आपने सभी देखा होगा इंटरव्यू में कि अब कोट पैंट, जो शूज से लेकर के टाई से लेकर के सारा चीज़, वो कम से कम नहीं तो 5 से 6 हज़ार रुपये के आ रहे थे। वहाँ पे वो जो 2 तारीख को मैंने एग्जाम दे करके आया, और 2 तारीख की शाम को मैंने देखा कि 7 तारीख को मेरा इंटरव्यू है। तो 3, 4, 5, 6, 7 ये उससे पहले 2-3 दिन मुझे लगा कि यार मतलब कैसे कैसे करूंगा मैं, है ना। एक होता नहीं कि इंसान हड़बड़ी में बहुत कुछ कर जाता है, अब कुछ नहीं भी करता, अब बहुत लोग अपना होश खो बैठते हैं। तो मुझे लगा मैं क्या करूं, अब किससे हाथ फैलाऊं, 5-6 हज़ार रुपये मुझे कौन देगा, है ना। मैंने सबके सामने हाथ फैलाया कि यार सपोर्ट कर दो, है ना। यदि मैं काम करता था, बट मुझे मेरी मम्मी बोली कि बेटा मैं अभी खर्चा चला रही हूँ, और मेरा एक एम था मम्मी से, अपने माँ से कभी जिद नहीं करना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे ये ना दो, जो मुझे वो खिला दी। मम्मी से मैं इतना बस बोला कि मम्मी तुम एक काम करना, एक एहसान मेरे पे कर देना, है ना। आज तुम्हारा बेटा अगर 25-26 साल का, मतलब 26-27 साल का है, आप मेरे पे ये एहसान कर देना, मुझे ये टंट मत मारना कि इतना बड़ा हो गया कमा नहीं रहा है, आप मुझे मेरा बस पेट भरने को देना। मैं तो ये चीज सोचना कि मैं एक लड़के को खिला रही हूँ, बस पेट भर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए स्वादिष्ट, कि मुझे आप डिलीशियस खाना दो, ये सारा चीज दो। ये चीज बोल करके मैंने ये सारा पूरा सफर तय किया कि आप मुझे खिलाओ, चने खिलाओ ना। तो वहां पे मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी अब मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि ऐन वक्त था, 2 से 3-4 दिन में 5 हज़ार रुपये कौन देगा, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि तुम कभी भी अगर सपोर्ट मांगो तो मैं दूंगा, है ना। मैंने रिश्तेदारों से, सारे लोग से हाथ फैलाए, बट सबका रिजल्ट नेगेटिव था, है ना। क्योंकि उस समय मुझे बहुत से लोगों की पहचान हो गई थी, है ना, बहुत से अच्छे लोगों की पहचान हो गई थी। क्या करना है, बाकी सब अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है ना, मेरे लिए सब अच्छे हैं, क्योंकि क्या पता यदि मेरे पास है, मेरे पास नहीं भी है तो, है ना, ये सारी चीज होता है। तो मैं सर से बोला कि सर ऐसी सी बात है, इंटरव्यू का डेट 7 तारीख को है, मुझे जाना है और कपड़े लेते चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्लेजर वगैरह जो सारी चीज़ का इंतजाम मैं कर दूंगा, बाकी आप जाने को देख लो। तो उन्होंने किया, 5 हज़ार रुपये उन्होंने खर्चा किया कि चलो ठीक है तुम ये ले लो, है ना, और अच्छे से इंटरव्यू देना। तो वो सारा चीज़ का हो गया। अब ट्रैवल का था, वहाँ का रुकने का था, खाने पीने का था। जैसा कि मैं 4 तारीख को वहाँ पे गया, 5, 6, 7, 8 4 दिन वहाँ पे रुका, है ना। और दिल्ली तो वहाँ अपना दोस्त का घर तो है नहीं, है ना, कि वहाँ जाकर के आप रह लो। तो हुआ ये कि एक कहावत है ना कि माँ माँ होती है। अब मेरी माँ ने उनके पास रोया कि माँ माँ कैसे, मतलब इतना रोया कि अब मैं लगता है कि क्या करूं मैं, है ना, बहुत रोया। तो मेरी माँ बोलती कोई दिक्कत नहीं। तो शायद मेरी मौसी, छोटी मौसी है जो मेरी, हाँ, जो कि राजस्थान में रहती है, रजनी कचेर नाम है उनका, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है ना, हम हेल्प कर देंगे। तो उन्होंने मुझे सारा हेल्प किया, और मैं फिर दिल्ली गया, वहाँ रहे, जो खर्चा था उन्होंने स्पेंड किया, है ना, और इंटरव्यू दिया। लेकिन एक चीज है कि आप इस समाज में अगर यदि रह रहे हो ना, तो आपको उसकी पूर्ति के लिए, अगर इस वीडियो में जो लाइव चल रहा है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट भी होगा, कोई पेरेंट्स भी होंगे, माता पिता भी होंगे, मेरे कोई यहाँ पे पहचान के भी होगा, है ना, तो रिश्ते में जो भी लगते होंगे,
तो मैं उनसे ये चीज कहना चाहूंगा कि यदि आप 25, 7 या 30 की एज पे हो और यदि आप डिपेंड हो ना किसी के ऊपर, तो आप डिपेंड मत रहो, है ना। क्योंकि मेरे जो डिपेंडेंसी है वो तब खत्म हो गई जब मेरे नाना जी एक्सपायर कर गए, है ना। तो मैं डिपेंड नहीं रहा, इसलिए आज मैं इस जगह पे हूँ, है ना। और मेरी एक हमेशा से ड्रीम यही रही है ना, कि अगर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे कि मैंने अभी यूपीएससी का इंटरव्यू दे करके आया, और यदि मैं इसमें अगर सफलतापूर्वक मुझे सफलता मिलती है, तो है ना, फिर आपको तो पता ही होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। जिस पदवी के लिए हमें चुना जाएगा उस दायित्व का निर्वहन तो मैं करूंगा, है ना। हमारा जो मोटिव रहेगा, जो पर्सपेक्टिव रहेगा, उसका निर्वहन तो मैं जरूर करूंगा, है ना। बट समाज में एक ऐसा न्यूज है, समाज में एक संदेश देना चाहूंगा मैं कि शिक्षा, है ना, यदि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, आप कोई भी हो, आप माता पिता हो, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो यदि आपको लगता है कि हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, है ना, मेरी मम्मी तो 3-4 हजार 5 हजार ज्यादा कमाती नहीं थी खाने पीने के लिए, और यदि ऐसा लगता है आप कर सकते हैं, तो आप बच्चे की पूरी तरह मदद करिए, है ना। उसको फोर्स मत करिए बिल्कुल कि नहीं तुमको इंजीनियर ही बनना है, नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है, नहीं तुमको आईएएस बनना है, सारी चीज बनना है। क्योंकि मुझे जो ये यूपीएससी का आइडिया था, कहीं ना कहीं मैंने खुद डेवलप किया, मुझे करना था क्योंकि मुझे करना काम आने वाला था, क्योंकि दूसरों को नहीं। तो मैं सभी यहाँ पे जितने भी मेरे वरिष्ठ परिजन लोग हैं और समाज के लोग हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं। वो जहां तक पढ़ना चाहता है, वो जिस फील्ड में भी जाना चाहता है, यदि वो कुछ भी करना चाहते हैं तो आप करें। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि काश अगर मैं अच्छी होती, ठीक होती। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि फिलहाल 22-23 में ही करीब नवंबर के आसपास मेरी माँ का 2 बार ऑपरेशन हुआ। वो बिल्कुल कमजोर है, मतलब वो हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकती, लेकिन गांव के लोग जानते हैं कि मेरी माँ कैसे कितनी मेहनत कर रही है ना। तो अब ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे आंखों से आंसू भी आने वाले हैं, है ना। तो अगर मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि जो भी माता पिता अपने बच्चों को अगर पढ़ा सकते हो तो उसको बिल्कुल पढ़ाइए, है ना। उसको फ्रीडम दीजिए, मतलब ऐसी फ्रीडम कि आप पढ़ाई में क्या करना चाहते हो, हम वो चीज को सपोर्ट करेंगे। उसके बदले हमको रिजल्ट चाहिए, है ना। उसके बदले हमको रिजल्ट चाहिए कि हाँ, अगर यदि हम इस चीज पे आप पे पैसा खर्चा कर रहे हैं तो आपको वो चीज जरूर बनना है। यदि किसी बच्चे ने कहा कि मुझे बाहर रह के पढ़ाई करना है, तो उनसे आप ये चीज पूछ लेना कि क्या चीज पढ़ोगे और क्या चीज बनना चाहोगे। यदि कोई व्यक्ति बोलना है कि मुझे बीटेक करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप बेशक वो चीज कराओ, है ना। बदले में आप माता पिता से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि उनसे आप एक डाटा लो कि हाँ, आप ये चीज अगर आप कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट चाहिए, ठीक है। शिक्षा, तो मैंने जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने खुद से किए हैं। तो शिक्षा, क्योंकि आपको बता दूं कि शिक्षा वो शक्ति है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो आप वो चीज बना लोगे, एक सोर्स ऑफ इनकम बना लोगे कि हाँ, हमारे पास पढ़ाई लिखाई है तो हम कहीं ना कहीं से इनकम करने का हमारा सोर्स बन जाएगा, है ना। यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको प्राथमिकता दें। यदि बच्चा बोल रहा है कि मम्मी मुझे पढ़ाई करना है ना, क्योंकि मेरे नाना जी हमेशा मुझे बोलते थे कि अगर पढ़ाई करोगे तभी सारा कुछ मिलेगा, है ना, वरना कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो मैंने पढ़ाई की और आपको पता है कि पढ़ाई करने के बदौलत यहाँ पे आया, है ना। बच्चा यदि पढ़ा तो उसको पढ़ने दे। अभी रिसेंटली मैं सतना होकर के आया, वहां पे मुझे ऐसे कुछ परिजनों से मिला, तो वहां पे बच्चों को काम उम करा जाता था, पढ़ाई लिखाई करते थे, तो मैंने उनको बता करके आया कि पढ़ाई लिखाई आप उनको करने दीजिए, है ना, काम तो बाद में भी हो सकता है ना। एक बच्चा यदि पढ़ लिख लेगा, है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं, है ना, और समाज के बारे में सोचता हूँ और भी हमारे हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, ऐसे क्षेत्र में जाना चाह रहा हूँ जहाँ अपने समाज को, है ना, अपने क्षेत्र को देखते हुए भी और भी लोगों की जो डाइवर्सिटी है ना, उन लोगों को भी देखना पड़ेगा। तो मैं चीज चाहता हूं कि यदि आपका आशीर्वाद से अगर मेरे इसमें सिलेक्शन होता है ना, तो अपना समाज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन और भी समाजों की उन्नति देखना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं अपने समाज में ये चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई तो करने दें एकदम पूरी तरीके से, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई होगी तो समाज में एक अच्छा परिवर्तन होगा, एक अच्छी नई दिशा होगी, नई पहल होगी, है ना। अच्छे अच्छे लोगों का समाज में रहना रहेगा कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं। क्या पता
आने वाले टाइम में अपने समाज से कोई एक अच्छा कैबिनेट सेक्रेटरी रहेगा, कोई पॉलिटिक्स में रहेगा, कोई प्रधानमंत्री तक बन सकता है इन आने वाले टाइम पे, है ना। तो ये सारा चीज है। और पढ़ाई लिखाई से ये चीज भी होता है कि एक अधिकार हमको मिलता है ना, कि अगर हमारा समाज अगर पढ़ाई लिखाई से परिपूर्ण है, अच्छे सभी के, अगर हमारे समाज में 100% से लेकर के अगर 80% एक्यूरेसी है पढ़ाई लिखाई में, तो ये चीज रहेगा कि हमारे अधिकारों के बारे में जानेंगे। ऐसा बहुत चीज सारा होता है कि जो पढ़ाई लिखाई ना करने की वजह से हम अपने अधिकार नहीं जान सकते हैं। संविधान में जो जो भी आपको अधिकार है वो आगे यदि आप पढ़े लिखे हो तो आपको डेफिनेटली ये चीज पता होगा कि हमारा इस राज्य में, इस देश में, इस दुनिया में हमारा क्या अधिकार है, वो बिल्कुल आप लड़ सकते हैं, है ना। और शिक्षा है ना, शिक्षा है तो शिक्षा के माध्यम से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो करना है ना। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे भी लोग हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं फिर भी अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा होती है ना तो आप अपने बच्चे को भी निखार सकते हैं, है ना। कभी बच्चा ये ना बोल दे कि पापा आप हमको तो इंजीनियरिंग करने के लिए बोल रहे हो, डॉक्टर बनने के लिए बोल रहे हो और आप खुद 10वीं तक पढ़े हो, है ना। तो आज की जनरेशन में यही होने वाला है। यदि कोई बच्चा अगर लड़का पढ़ा लिखा नहीं है ना तो यही चीज बोल रहे, आने वाली जनरेशन में यही होगा, है ना। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे जहां तक वो पढ़ना चाहता है। और शिक्षा एक समाज की जिम्मेदारी है ना। तो मैं अपने समाज में यही बोलूंगा, जितने भी है अपना जो भी समाज है ना, तो उसमें कम से कम हर बच्चे हाईएस्ट क्वालिफाइड हो, है ना। कोई भी बच्चा 9-10 पढ़ाई लिखाई करके ना छोड़ दे। ये जो हमारा संदेश है, कि जो मेरा संदेश है कि हमको वहां तक जाना है, ऐसे एरिया में जहां के बच्चे हमारे समाज के 9-10 तक पढ़ लिखाई करके छोड़ दिए हैं, है ना। तो वहां तक हमको हमारी आवाज पहुंचानी है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, है ना। कम से कम पढ़ लिख लेगी तो ससुराल, अगर कोई लड़की ससुराल जाएगी तो अपना हक जानेगी, है ना। आज की डेट में ऐसा भी होता है, यदि पढ़ाई लिखाई अगर कम की है ना, तो वो अपने ससुर से, मतलब अपने पूरे ससुराल वालों से दब कर रहती है ना। मैंने बहुत देखा, क्योंकि मैं भी समाज में ही रहता हूँ, है ना। तो ऐसा समाज है, इस एज में मैंने बहुत सारा चीज देखा कि अगर कम पढ़े लिखे हो तो आप समाज से दब के रहोगे, ससुराल में खासकर। यदि आप पढ़े लिखे हो तो फिर आपके घर ससुराल वाले भी ये बोलेंगे कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है ना। तो आपको बोलने दो कि आपका काम है, यदि आप पढ़ लिखे हो तो आप समझदार हो। किसी के क्या होता है ना कि हाथी अगर चिल्ला के हाथी अगर बोल के भी चला जाएगा तो किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते यदि वो व्यक्ति, अगर वो लड़का लड़की या फिर माता पिता यदि पढ़े लिखे हैं तो अपने क्षेत्र पे ही वो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे एक निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा महत्वपूर्ण वह साधन है जो अपने जीवन और आपके आगे बढ़ने की मदद करती है, और आपके ज्ञान कौशल, आपके नेतृत्व क्षमता, आपके लीडरशिप क्वालिटी, आपके समाज में आगे बढ़ने का जो जज्बा होता है कहीं ना कहीं वो डेवलप करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज निष्कर्ष के बाद अगर मैं बात करूं समाज पे परिवर्तन कैसे लाया जाए, है ना, तो फर्स्ट पॉइंट चीज ये है कि शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा मतलब मैं तो बोलता हूँ लड़कों को पढ़ाओ ना पढ़ाओ, लेकिन लड़कियों को जरूर पढ़ाओ भाई, क्योंकि उनको अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है, इसलिए उनको जरूर पढ़ाओ, है ना। लड़के तो उनको अगर जिम्मेदारी होगी, है ना, तो वो पढ़ ही लेंगे, लेकिन लड़की को जरूर पढ़ाओ ताकि वो अपना अधिकार जाने और ससुराल में जाकर के कहीं ना कहीं पीड़ित ना हो, है ना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, जो कि मैं बताना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके रिलेट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उनको ही बुरा ना लगे। और सामाजिक समरसता, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये चीज होती है कि जैसा कि अभी सभी को पता, भली भांति पता है कि 11 तारीख को सम्मेलन भी है ना। तो वहां पे सामाजिक समरसता मतलब बात यहाँ पे हो गई कि भेदभाव और पक्षपात किसी से ना किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये होती है अपने समाज में, अपने ही समाज में नहीं, ऐसे बहुत सारे समाज में कि भेदभाव पक्षपात बहुत होता है। तो ये एक सामाजिक समरसता लाने का आप प्रयास करिए कि अगर हमारे समाज में बीच है तो हमारा समाज एक उत्तम दर्जा का बने, कि इस समाज में एक यूनिटी है ना, एक सामाजिक समरसता को लेकर के चल रहा है। और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय एक ऐसा टॉपिक होता है ना कि मैं अगर यदि एग्जाम्पल करूं, एग्जाम्पल पे अगर बोलूं कि जैसे मैं इस जगह पे हूं, एक मकान है उस जगह पे हूं और पड़ोसी है, यदि पड़ोसी का कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया है ना, और ऐसे कोई दिक्कत हो गई जो कि हमको नहीं बता पा रहा है और वो समाज के खिलाफ उसने काम कर दिया है ना, तो अपने यदि किसी को लगता है कि हम ये कार्य कर सकते हैं तो एक समाज का एक पोषण होता है, क्योंकि
पूरी दुनिया के लोग तो आएंगे ही नहीं। यदि एक गांव में एक समाज अगर 10 घर है तो उसे 10 ही घर लोगों को मिल करके वो काम करने के लिए उनको बोलना पड़ेगा कि आप ये चीज करो, समाज के न्याय के लिए ही आप बने हो। ये सारा चीज आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और दूसरों की मदद, है ना, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे होती है। आप कुछ भी करो, आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आपका समाज में नाम क्यों ना हो, है ना, आपका उत्तम दर्जा ही क्यों ना ही मिला हो, लेकिन यदि आप दूसरों की मदद नहीं कर रहे हो ना, तो आप कुछ भी नहीं हो, है ना। यदि आप दूसरों की मदद नहीं कर रहे हो ना, तो कुछ भी नहीं हो, है ना। मेरे नाना जी हमेशा बोलते थे कि यदि तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो, है ना, तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो, यदि तुम्हारी पूर्ति हो रही हो, है ना, तो आप दो। मेरे नाना जी नहीं, हिंदी साहित्य के कबीर दास, आपको शायद पता ही हो कबीर दास कौन है। कबीर दास जी हमेशा बोलते थे एक लाइन पे कि यदि मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा चीज अगर मुझे मिलती है तो मैं सारी चीज दान कर देता हूँ, है ना। क्योंकि आज की डेट में एक व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, पहनने को कपड़ा, छत होनी चाहिए, है ना, और खाने को 2 रोटी होनी चाहिए, है ना। तो दूसरों की मदद करना जरूर सीखे। जैसा कि मुझे बहुत से लोगों से अभी सुनने को मिला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, सारी चीज डेफिनेटली आप करो, है ना, बट उन लोग की करो जो एकदम बेघर है ना। यदि हमारा समाज ऐसा है कि वो सभी लोग खर्चे उठा सकता है, तो हमारे जो समाज के प्रति कोई और लोग के लिए, जो गरीब लोग हैं उन लोग के लिए कुछ ऐसा कार्य करे जो कि यहाँ जाना जाए, है ना। ऐसा काम कि मैं तो बोलता हूँ मध्य प्रदेश के जो है न्यूज़पेपर आता है उस पर एक हेडलाइन है कि कचेर समाज द्वारा ये किया गया, कचेर समाज द्वारा अन्न प्रदान किया गया, कचेर समाज द्वारा ये किया गया। एक नाम होना चाहिए, तब होगा। जो चीज मैंने आपको बताई उस करोगे, ये सारी चीज का कंक्लूजन यही निकलता है कि ये सारी चीज होने के बाद आप समाज में रह करके मदद दूसरों की करोगे, तभी उत्थान है ना। तो ये सारा चीज का है। तो अब विलंब भी हो रहा है ना। तो मैं इस लाइव को अब यहीं पे एंड करना चाहूंगा, तो आपकी परमिशन हो, ठीक। तो आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे।